नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको सुना रही हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्ट नीर का छठा और आखिरी भाग। वो मन ही मन हमेशा इसी तरह के प्रश्न करती रहती। उसे आश्चर्य होता, परंतु दुख का कोई मूल कारण मालूम नहीं होता था। अमोल की स्मृति में उसका मन अकारण इतना भर उठा है कि कहीं भी भागकर चले जाने की जगह उसे दिखाई नहीं देती। बार बार यही सोचती कि मन को शांति कहाँ मिलेगी। अमोल की याद के आघात से भूपति उसकी क्या ही रक्षा करता। वो तो अमोल की बातों को याद कर स्वयं ही विरह पीड़ित था। अंत में एक दिन चारू ने एकदम चिंता मुक्त होने का निश्चय कर मन के भावों के साथ युद्ध कर शांत और गंभीर हो गई। अमोल की याद को बहुत ही यत्नों के बाद अपने हृदय में स्थापित कर लिया। धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति पर पहुंच गई कि एकाग्र चित्त से अमोल का ध्यान करना उसके लिए एक दैनिक कार्य हो गया। मानो वही स्मृति उसके जीवन के श्रेष्ठ गौरव की सामग्री बन गई हो। घरेलू कामों से छुट्टी मिलने पर उसने एक समय निश्चित कर लिया। उस समय में वो अकेली कमरे का किवाड़ बंद करके एक एक कर बारीकी से अमोल के साथ हुई अपने जीवन की प्रत्येक घटना को याद करती। बिस्तर पर लेटकर बार बार पुकारती, अमोल, अमोल। समुद्र पार से मानो आवाज आती, भाभी, क्या कहती हो भाभी? चारू भीगी हुई आंखें बंद करके कहती, अमोल, तुम नाराज होकर चले गए? मैंने तो कोई भी अपराध नहीं किया था। तुम यदि अच्छी तरह प्रसन्नता के साथ विदाई लेकर जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अमोल के सामने रहने पर जिस तरह बातचीत होती थी, ठीक उसी तरह चारू शब्दों का उच्चारण करके बातचीत करती। अमोल, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूली, एक क्षण के लिए भी नहीं। मेरे जीवन के सभी उद्देश्यों उपलब्धियों को तुमने ही तो फलने फूलने का मौका दिया था। अपने जीवन के शेष भाग में मैं प्रतिदिन तुम्हारी ही पूजा करूंगी। इस प्रकार चारू ने अपने सभी गृहस्थी के कामों और अपने सभी कर्तव्यों के नीचे एक तह में सुरंग खोदकर उस प्रकाशहीन निस्तब्ध अंधकार के बीच अश्रुमालाओं से सुगंधित एक गुप्त शोक मंदिर का निर्माण कर लिया, जहां उसके पति या दुनिया के और किसी भी आदमी का कुछ भी अधिकार या हस्तक्षेप नहीं रहा। वो स्थान जितना ही गुप्त है उतना ही गहन भी है, उतना ही रुचिकर और प्रिय भी है। उसी के दरवाजे पर वो संसार के सभी बाहरी स्वरूप का त्याग कर अपने अनावृत आत्मा स्वरूप में प्रवेश करती है और वहां से निकलकर अपने मुंह पर आवरण डालकर दुनिया के हास्यालाप और क्रियाकर्म की रंगभूमि के बीच आकर उपस्थित हो जाती है। इस तरह उसने अपने मन के साथ द्वंद्व युद्ध करना छोड़कर एक घोर विषाद के बीच से एक प्रकार की शांति का मार्ग अपना लिया और एकाग्र भाव से पति भक्ति और पति सेवा में लग गई। भूपति जब नींद में विभोर रहते तब चारू धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे माथा रखकर पैरों की धूली अपने ललाट पर चढ़ा लेती। सेवा शुश्रूषा में या घर के अन्य कार्यों में वह पति की छोटी से छोटी इच्छा को भी पूर्ण करती थी। आश्रितों और प्रतिपालित व्यक्तियों के प्रति किसी तरह की लापरवाही से यदि भूपति के मन में कष्ट होने की बात उसे मालूम पड़ जाती तो वह उन लोगों के प्रति उचित ढंग से आतिथ्य दिखलाने में तिल मात्र की भी गलती न होने देती। इस प्रकार सभी कामकाज पूरा करके
भूपति का उच्छिष्ट प्रसाद खाकर चारू का दिन शांति पूर्वक बीत जाता। इस सेवा और उपाय के सहारे भूपति के बिगड़े हुए स्वास्थ्य और शारीरिक सौंदर्य में बहुत अधिक सुधार हो गया, मानो उसे नव यौवना की प्राप्ति हो गई हो, और साथ ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो अभी तक उसका विवाह ही नहीं हुआ था, अब इतने दिनों बाद हुआ है। हास परिहास और साज सजावट आदि से विकसित होकर भूपति ने अपने मन की सारी दुर्भावनाओं को मन के एक कोने में ठेल कर रख दिया। बीमारी से उठने पर जिस प्रकार भूख की ज्वाला बढ़ जाती है, शरीर में योग शक्ति के विकास को सचेतन भाव से अनुभव किया जाता है, इतने दिनों के बाद भूपति के मन में ठीक उसी तरह का एक अनूठा और प्रबल भावेश का संचार हो गया। मित्रों से यहाँ तक कि चारू से छिपाकर भूपति केवल गुप्त रूप से कविता पढ़ने लगा था। उसने मन में कहा, अखबार बंद हो जाने पर, बहुत कष्ट सह चुकने पर इतने दिनों के बाद मैं अपनी स्त्री को खोज सका हूँ। एक दिन भूपति ने चारू से प्रेम भरे शब्दों में कहा, चारू, तुमने आजकल लिखना पढ़ना एकदम क्यों छोड़ दिया है? मैं बहुत बड़ी लेखिका हो गई हूं ना, चारू ने जवाब दिया। सच कहता हूँ, आजकल के लेखकों में मैंने तुम्हारी शैली की तरह अच्छी शैली किसी की भी नहीं देखी। विश्वबंधु पत्र ने अपना जो मंतव्य किया था, मेरा भी ठीक वही मत है, भूपति ने प्यार से कहा। ओह, रुको तो सही, चारू ने कहा। ये देख लो ना, कहकर भूपति सरोरूह पत्रिका की एक प्रति निकालकर चारू और अमोल की लेखन शैली से तुलना करने लगा। चारू का चेहरा लाल हो उठा। उसने झटपट भूपति के हाथ से पत्र को छीनकर अपने आंचल के बीच ढक लिया। भूपति मन ही मन सोचने लगा, लिखने के काम में एक साथी की जरूरत पड़ती है। साथी के बिना मन की भावनाएं नहीं व्यक्त होती। मैं समझ गया, अब यही उपाय है कि मैं भी लिखने की आदत डालूं। अभ्यास करने पर धीरे धीरे चारू का भी लिखने में उत्साह बढ़ जाएगा। भूपति चोरी छिपे कॉपी लेकर बैठ जाता और लिखने का अभ्यास करने लगता। कोश देखकर बार बार काट कर फिर लिखकर भूपति बेकारी का समय व्यतीत करने लगा। इतने परिश्रम और अपार कष्ट से लिखी गई उन रचनाओं के प्रति उसके मन में धीरे धीरे विश्वास और मोह की भावना जाग उठी। अंत में एक दिन भूपति ने एक उपाय सोचा। उसने अपने लेख की दूसरे से नकल कराकर अपनी स्त्री को पढ़ने के लिए दिया और कहा, मेरे एक मित्र ने अभी नया नया लिखना शुरू किया है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता कि इसमें क्या बातें लिखी हुई है, पर तुम्हारे पास लाने का मतलब ये है कि तुम इसे एक बार पढ़कर देखो कि यह कैसी लिखी गई है। कॉपी झटपट चारू के हाथ में रखकर भूपति तुरंत कमरे से बाहर चला गया। सीधे साधे भूपति का यह कपटपूर्ण व्यवहार समझने में चारू को देर नहीं लगी। चारू ने उस लेख को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ लिया। लेख का विषय और उसकी शैली देखकर वह हंस पड़ी। उसके मन में गंभीर विचार उठने लगे। सोचा, पति भक्ति में इस तरह तत्पर हूँ, भक्ति प्रदर्शित करने के लिए बराबर कोशिश करती हूँ, फिर भी पति की यह कार्य प्रणाली किस मतलब से है? ओहो, चारू अपनी पति भक्ति की इतनी तैयारी कर रही है और वो क्यों लड़कपन करके पूजा के अर्घ्य को इधर उधर बिखेर रहा है? चारू से प्रशंसा पाने या वाहवाही लूटने की उसकी ऐसी चेष्टा क्यों है? यदि वो कुछ भी ना करता और चारू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील ना बना रहता, तो भी पति पूजा में चारू को वह अनन्य मयस्क ना देखता। चारू हृदय से यही चाहती है कि भूपति किसी हालत में भी अपने को उससे छोटा या कम न समझे। चारू ने कॉपी मोड़ कर रख दी
तकिए पर सिर टिकाकर बाहर निगाह दौड़ाकर बहुत देर तक सोचती रही। अमोल भी तो कभी कभी नए लेख लाकर उसे पढ़ने के लिए देता था। संध्या समय शयन कक्ष के सामने बरामदे में फूलों का निरीक्षण करने में व्यस्त उत्सुक भूपति को चारू से कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। चारू ने मौन रहना अनुचित समझकर गंभीर भाव में पूछा, क्यों जी, क्या तुम्हारे मित्र का यह पहला निबंध है? हाँ, भूपति ने जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छा लिखा है। देखने से ऐसा मालूम नहीं होता कि पहला निबंध है, चारू ने कहा। भूपति प्रसन्न होकर सोचने लगा, मैंने लेख तो मित्र का कहकर चारू को दिया था, अब उसे अपने नाम से कैसे प्रकाशित कराया जा सकता है? चारू की राय जानकर भूपति का उत्साह बढ़ गया। वो बराबर लिखने लगा, बहुत तेजी से कॉपी के बाद कॉपी लिखने में व्यस्त रहने लगा और फिर नाम प्रकाशित होने में भी देर नहीं लगी। चारू इस बात का बराबर ध्यान रखती कि विलायत से चिट्ठी आने का दिन कब है। पहले पहल अदन से भूपति के नाम एक पत्र आया। उस पत्र में अमोल ने भाभी को प्रणाम निवेदन किया था। फिर स्वेज नहर से भूपति को अमोल का दूसरा पत्र मिला, उसमें भी भाभी को प्रणाम लिखा था। फिर तीसरी चिट्ठी माल्टा से रवाना की गई थी, उसमें भी अंत में पुनश्च लिखकर अमोल ने भाभी को प्रणाम की ही सूचना दी थी। लेकिन चारू के पास अमोल की एक भी चिट्ठी नहीं आई। भूपति के पास जो चिट्ठियां आई थी उन्हें मांग कर चारू ने बहुत गौर से इधर उधर पलट कर देखा, परंतु शुरू से अंत तक पढ़ लेने पर प्रणाम के अतिरिक्त उसके बारे में कहीं पर एक भी अक्षर नहीं दिखाई पड़ा। उसके संबंध में किसी तरह का जिक्र भी नहीं मिला। इधर कुछ दिनों से चारू अपने मन को संयत करके शांत बना लिया था और शांत विषाद की निर्मल चंद्रातप छाया में आश्रय ले चुकी थी। लेकिन पत्रों को पढ़कर अपने प्रति अमोल की ऐसी उपेक्षा का भाव देखकर उसका शांत मनोभाव फिर बदल गया। हृदय में पुनः धड़कन शुरू हो गई। हृदय मानो टूटने लगा। गृहस्थ जीवन की कर्तव्य स्थिति के बीच फिर भूकंप के झटके लगने लगे। एक दिन एक विचित्र घटना देखकर भूपति आश्चर्य में पड़ गया। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक नींद टूट जाने पर भूपति ने देखा कि चारू पलंग पर नहीं है। वो उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर चारू को खोजने लगा। आंगन में जाकर देखा कि चारू दक्षिण तरफ के कमरे में खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई है। भूपति को देखकर चारू झटपट खड़ी हो गई और बोली, उस कमरे में बहुत उमस महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई। यहाँ अच्छी हवा लग रही है। पत्नी को आराम से रखने के लिए भूपति बराबर प्रयत्नशील रहता था, अतः उसने शयन कक्ष में पलंग का पल्ला खिंचवाने का बंदोबस्त कर लिया और इस बात का ख्याल रखने लगे कि कहीं ऐसी त्रुटि ना हो जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। भूपति की ऐसी तत्परता देखकर चारू मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे विषय में इतना क्यों घबराते हो? इस मुस्कुराहट और हंसी को प्रस्फुटित करने में उसने अपनी छाती को कड़ी करके पूरी शक्ति लगा दी थी। अमोल ठीक समय पर विलायत पहुंच गया। चारू के मन में पहले यह विचार आया था कि रास्ते में शायद उसे स्वतंत्र रूप से पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला होगा। ठीक स्थान पर पहुंच जाने पर शायद विस्तृत में पत्र लिखकर भेजेगा, लेकिन वो विस्तृत पत्र नहीं आया। उसकी प्रतीक्षा यहाँ भी विफल हुई। प्रत्येक मेल आने के दिन चारू अपने सभी घरेलू धंधों को करती हुई भीतर ही भीतर छटपटाती रहती थी। कहीं भूपति यह ना कह दे कि तुम्हारे नाम का पत्र नहीं आया है। इस शंका से चारू उससे पत्र का जिक्र ही नहीं करती थी।
ऐसे ही समय में एक दिन डाक आने के दिन भूपति मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आकर बोला, एक चीज देखोगी? भूपति ने थोड़ा हंसी मजाक करने के उद्देश्य से वो पत्र नहीं दिखलाया। चारू अधीर हो उठी। उसने उठकर भूपति की चादर की बीच से इच्छित वस्तु को छीन लेने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, सवेरे से मेरे मन में विचार बार बार आ रहा है कि आज जरूर ही मेरी चिट्ठी आएगी। ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। चारू की ऐसी उत्सुकता से भूपति की मजाक करने की चाहत लगातार बढ़ती गई। वो चारू से बचता हुआ पलंग के चारों तरफ बच्चों की तरह घूमने लगा। जब बहुत थक कर चारू पलंग पर बैठ गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई तो चारू के अत्यंत आग्रह करने पर भूपति ने चादर के अंदर से बहुत उत्सुकता के साथ एक लिफाफा निकाला जिसमें उसके रचित निबंध भरे पड़े थे। चारू की गोद में लिफाफा रखकर उसने कहा, दुखी मत हो, ये लो। यद्यपि अमोल ने भूपति को पहले ही बता दिया था कि पढ़ाई के झमेले में रहने से बहुत दिनों तक उसे पत्र लिखने का समय ना मिलेगा, फिर भी दो एक डाक में उसके पत्र न आने से चारू को संसार कांटों के बिछोने जैसा प्रतीत होने लगा। संध्या समय बातचीत के सिलसिले में चारू ने अत्यंत उदासीन होकर शांत स्वर में अपने पति से कहा, अच्छा सुनो, क्या विलायत एक तार भेजकर या दरियाफ्त करना उचित होगा कि इन दिनों अमोल किस हालत में है? 2 सप्ताह पूर्व एक पत्र आया था जिसमें उसने लिखा था कि इन दिनों अब मैं पढ़ने में अत्यंत व्यस्त हूं। भूपति ने जवाब दिया, ओह, तब तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सोच रही थी कि विदेश में पड़ा हुआ है, कहीं बीमार ना हो, क्या ठिकाना है? चारू ने कहा, नहीं, यदि कोई ऐसी बात होती तो जरूर खबर मिलती। इसके अलावा तार भेजने में भी तो कम खर्च नहीं है। भूपति ने कहा था, ऐसी क्या बात है? मैं समझती थी कि तार भेजने में 2-1 रुपये से अधिक खर्च ना लगेगा। क्या कहती हो? लगभग 100 रुपये का खर्च है, भूपति ने बताया। तब तो दूसरी ही बात है, चारू ने उदास स्वर में कहा। 2-1 दिन बीत जाने पर चारू ने भूपति से कहा, मेरी बहन इन दिनों चुनचुड़ा में है, क्या तुम आज वहां जाकर एक बार उसको साथ ला सकते हो? क्यों, क्या उन्हें कोई रोग हो गया है? भूपति ने पूछा। नहीं नहीं, कोई रोग नहीं। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे जाने से वे लोग कितने प्रसन्न होते हैं, चारू ने कहा था। चारू के अनुरोध करने पर भूपति एक बग्घी पर सवार होकर हावड़ा स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते में बैलगाड़ियों का समूह आ पहुंचा और उसकी बग्घी रुक गई। ऐसे ही समय में परिचित तार पहुंचाने वाले डाक चपरासी से भेंट हो गई। भूपति को देखकर उसने एक हाथ में एक तार रख दिया। इंग्लैंड का तार देखते ही भूपति बहुत डर गया। सोचा, अमूल शायद बीमार पड़ गया है। बग्घी से उतरते हुए उसने लिफाफा खोलकर पढ़ा, मैं अच्छी तरह हूं। इसका क्या मतलब? जांच करने पर पता चला कि यह तो जवाबी टेलीग्राम का जवाब है। हावड़ा जाना रुक गया। बग्घी को लौटाने की आज्ञा देकर भूपति घर पहुंचा और स्त्री के हाथ पर टेलीग्राम रख दिया। भूपति के हाथ में टेलीग्राम देखते ही चारू का मुख निस्तेज हो गया। मैं इसका कुछ मतलब नहीं समझ रहा हूं, भूपति ने चारू से कहा। चारू ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। खोज करने पर भूपति इसका अर्थ समझ गया। चारू ने अपने गहने गिरवी रखकर कर्ज में रुपये लिए और उसी से टेलीग्राम भेजा था। चारू की इस गुप्त कार्यवाही से भूपति का मन खिन्न हो गया। रह रहकर उसके मन में यही प्रश्न आने लगा कि चारू ने ऐसा अपराध भला क्यों किया। इस तरह का अस्पष्ट संदेह उसके हृदय को भेदने लगा।
उस संदेह को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे भूल जाने की कोशिश की। किंतु किसी उपाय से भी उसके मन की व्यथा दूर नहीं हो सकी। अमोल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, फिर भी वह पत्र नहीं लिखता। एकदम ही ऐसे कठोर हृदय कैसे बन गया और उसका विछोह ऐसा कष्टदायक कैसे हो गया? उसके पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर मांगने की इच्छा होती है, किंतु यह तो संभव ही नहीं। बीच में इतना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है, उसे पार करने का कोई भी रास्ता नहीं है। निष्ठुर विच्छेद, निरुपाय विच्छेद, सभी प्रश्नों और सभी प्रतिकारों का अतीत विच्छेद। चारू की हालत बड़ी दयनीय हो गई। वो खड़ी रहने में भी असमर्थ हो गई थी। घर के काम ज्यों के त्यों पड़े रह जाते, उनको पूरा करने में तबीयत नहीं लगती। सभी बातों में अनायास गलतियां होती हैं। कोई भी काम अच्छी तरह पूरा नहीं होता। नौकर चाकर दास दासियां मनमाने तौर से चोरी करते हैं। उसकी दयनीय दशा को देखकर लोग तरह तरह की कानाफूसी करने लगे, पर इन सभी बातों को जानते हुए भी उसे होश नहीं आता। अचानक जब चारू चौंक कर उठ जाती तो अपने आप से बातचीत करती और रोने लग जाती। अमोल का नाम सुनते ही उसका चेहरा फीका पड़ जाता। अंत में भूपति ने भी सब कुछ देख लिया और क्षण भर के लिए जो विचार उसके मस्तिष्क में कभी नहीं आया था, उसे भी लाना पड़ा। उसके लिए संसार एकदम वृद्ध, शुष्क और जीर्ण हो गया। बीच के कुछ दिनों तक आनंद के आवेश में भूपति अंधा हो गया था। अब वह कुछ दिनों की स्मृति उसको लज्जित करने लगी। जो अनजान बनकर हकीकत नहीं पहचानता, उसे क्या नकली पत्थर दिखाकर इस तरह वंचित किया जा सकता है? एक एक करके चारू के सभी आचरण, बनावटी प्यार आदि भूपति को याद आने लगे। चारू के जिस व्यवहार से, जिन बातों से या आदत प्यार से भूपति सब कुछ भूल कर फूल उठा था, वे सभी एक एक करके स्मृति पटल में पहुंचकर उसे चूर चूर करके बेंते मारने लगे। अंत में असहनीय कष्ट और बहुत परिश्रम के साथ लिखी अपनी रचनाओं की बात उसे याद आई। भूपति के अंतर हृदय में एक यह भाव जाग उठा कि पृथ्वी दो भागों में बट जाए तो अच्छा हो। अंकुश से भगाए जाने वाले की तरह तेजी से पद संचालन करते हुए भूपति ने चारू के पास पहुंचकर पूछा, मेरे लिखे हुए वे सब लेख कहाँ हैं? मेरे पास ही तो हैं, चारू ने कहा। उन सब को लाकर मुझे दे दो। चारू उस समय भूपति के लिए कचौड़ी बना रही थी। कढ़ाई गर्म थी। क्या तुम्हें अभी जरूरत है? चारू ने पूछा। हाँ, अभी तुरंत चाहिए, भूपति ने थोड़े रुष्ट स्वर में कहा। चारू ने कढ़ाई चूल्हे से उतार कर रख दी और अलमारी से लेखों का पुलंदा तथा कागजात ले आई। भूपति का धैर्य अब टूट चुका था। उसने झटपट चारू के हाथ से सब छीन कर चूल्हे के अंदर फेंक दिए। चारू घबरा उठी और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, ये तुमने क्या किया? भूपति ने उसका हाथ पकड़कर दबा रखा था और गरजता हुआ बोला, बस करो, निकालने की जरूरत नहीं है। ये सब देखकर चारू बहुत आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो गई। क्षण भर में सभी लेख आग में जलकर खाक हो गए। चारू सब कुछ समझ गई। लंबी सांस खींचकर चुप रही। कचौड़ी पकाने का काम अधूरा छोड़कर वहां से हट गई। भूपति की इच्छा नहीं थी कि सारे लेख चारू के सामने ही नष्ट कर दिए जाए, लेकिन ठीक सामने ही आग जल रही थी
उस जलती आग को देखकर ना मालूम किस तरह खून उसकी नसों में उमड़ पड़ा और भूपति अपने को रोक न सका। सभी लेख जल जाने पर जब भूपति का क्रोध शांत हो गया, तब उसने अपराध का बोझ ढोती हुई जिस गंभीर विषाद के साथ चुपचाप सिर झुकाए चारू वहां से चली गई थी, वो दृश्य भूपति के मन में जागृत हो उठा। सामने गौर से देखने पर पता चला कि जिस चीज को वो विशेष रूप से पसंद करता है, उसे ही बहुत यत्न से वो तैयार कर रही थी। भूपति बरामदे की रेलिंग पर खड़ा मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए, मेरे नाम पर चारू इतनी अटूट मेहनत, इतनी चेष्टा, इतनी प्रवंचना कर रही है। इससे दयनीय और सोचनीय बात दुनिया में और क्या हो सकती है। इन छलनाओं के लिए छत हृदय, छत यंत्रणा 4 गुनी बढ़ाकर अभागिनी को इतने दिनों तक प्रतिक्षण अपने हथपिंड से रक्त पीस पीस कर बाहर निकालना पड़ा है। भूपति ने मन ही मन सोचा, हाय अभागन, हाय दुखनी, कोई जरूरत नहीं थी मुझे इन सब की, कुछ भी जरूरत नहीं है। इतने दिनों तक मैं प्रेम पाकर भी ना जान पाया था कि प्रेम क्या है, या मैं मालूम भी ना कर सका। मैं तो अखबार लिख लिख कर और प्रूफ देखकर ही संतुष्ट था। मेरा समय आनंद से बीतता जा रहा था। मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी। वो और भी गंभीर भाव से सोचने लगा। तब उसने अपने जीवन को चारू के जीवन से दूर हटाकर, डॉक्टर जिस तरह भयानक रोग से पीड़ित रोगी को देखता है, बहुत दूर से संबंधहीन व्यक्ति को जिस प्रकार देखा जाता है, उसी प्रकार, उसी तरह भूपति ने आज चारू को देखा। उस कमजोर नारी का हृदय क्या प्रबल संसार द्वारा चारों ओर से आक्रांत है। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई संगिनी नहीं है जिससे वो अपने हृदय की सभी बातें बता सके। ऐसी कोई बात नहीं है जो बतलाई जाए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सारा हृदय खोलकर वो हाहाकार कर सके। फिर भी वो इस अप्रकट, अनिवार्य, दिन पर दिन बढ़ने वाले दुख भार को ढोती हुई बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति की तरह, अपने सुशील पड़ोसियों की तरह प्रतिदिन के घरेलू कामों को करती जा रही है। भूपति अपने शयन कक्ष में गया। वहां उसने देखा कि चारू खिड़की के बाहर खड़ी है और लोहे की छड़ पकड़कर अश्रुहीन निर्निमेष दृष्टि से बाहर की तरफ गौर से देख रही है। धीरे धीरे भूपति उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो कुछ भी नहीं बोला, केवल उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया। मित्रों ने, संबंधियों ने भूपति से पूछा, बात क्या है, इतने व्यस्त क्यों हो? अखबार, भूपति ने जवाब दिया था। फिर अखबार की चर्चा? क्या मकान आदि सभी अखबार में लपेटकर गंगा जी के जल में फेंकने की इच्छा है? एक ने पूछा था। नहीं, अब अपना अखबार नहीं निकलेगा, भूपति ने जवाब दिया। फिर? मैसूर में एक अखबार निकलने जा रहा है। मुझे अधिकारियों ने उसका संपादक नियुक्त किया है, भूपति ने जवाब दिया। घर द्वार छोड़कर एकदम इतनी दूर मैसूर चले जाओगे? चारू को भी साथ ले जा रहे हो ना? मित्र ने पूछा था। नहीं, चारू नहीं जाएगी साथ में। मामा सपरिवार यहाँ आकर रहेंगे, भूपति ने कहा। देख रहा हूं किसी भी तरह तुम्हारा संपादकीय का नशा अभी नहीं उतरा, मित्र ने ताना मारा था। प्रत्येक मनुष्य में एक ना एक नशा जरूर रहना चाहिए। भूपति के जाने का समय आ गया तो चारू ने पूछा, कब आओगे? यदि तुमको उदासी डराने लगे, अकेले रहने में अच्छा ना लगे, तो मेरे पास पत्र लिख भेजना, मैं आ जाऊंगा, भूपति ने कहा। ये कहकर विदा ले भूपति जब मकान के सदर दरवाजे पर पहुंचा, तब हठात दौड़ती हुई चारू उसके पास पहुंची
और हाथ पकड़कर जोरों से दबाकर बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। भूपति रुककर खड़ा हो गया और चारू के मुंह की ओर देखने लगा। चारू का हाथ शिथिल पड़ जाने से भूपति का हाथ छूट गया। भूपति चारू के पास से हटकर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। भूपति ने समझ लिया, अमोल के बिछड़ने से, उस वियोग की याद से जो मकान घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर उस वियोग का ज्वालामुखी जल रहा है, उस मकान को छोड़कर चारू भाग जाना चाहती है। लेकिन मेरी बात और मेरी मानसिक स्थिति को इसने एक बार भी नहीं सोचा। मैं कहाँ जाऊं भागकर? जो स्त्री निरंतर अन्य पुरुष का ध्यान कर रही है, विदेश जाकर भी उसे भूल जाने का समय ना पाऊंगा और स्वजन विहीन प्रवास में प्रतिदिन उसके साथ रहना पड़ेगा। सारा दिन परिश्रम करके शाम को जब घर लौटूंगा तो निस्तब्ध शोकग्रस्त नारी के साथ वह संध्या तथा रात्रि कितनी भयानक और शोकदायक हो उठेगी, जिसके हृदय में अन्य पुरुष का चिंता भार मौजूद हो। उसे अपने कलेजे के पास जकड़कर रखने में मैं कितने दिनों तक समर्थ हो सकूंगा और कितने वर्षों तक मुझे इस हालत में जीवित रहना पड़ेगा। जो घर आश्रयहीन होकर टूट फूट गया है, उसकी टूटी फूटी ईंटों को फेंक कर नहीं जा सकूंगा। कंधे पर रखकर कहाँ जाऊंगा? क्या वहां भी इन सबको ढोकर ले जाना पड़ेगा? भूपति ने चारू के पास आकर कहा, नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकूंगा। क्षण भर में चारू का सारा रक्त सूख गया, मुंह सफेद कागज की तरह हो गया। चारू मुट्ठी से पलंग पकड़कर अवाक रह गई। फिर उसी समय तुरंत ही भूपति ने कहा, चलो चारू, मेरे साथ चलो। नहीं, रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चारू ने जवाब दिया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लंबी कहानी नष्टनीर का आखिरी भाग। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।